नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट की श्रृंखला में आज जानते हैं एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन रिवर्स करने के जो सर्किट्स हैं वो इंटरलॉकिंग के साथ किस तरह से काम करते हैं। आज की इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टडी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग रोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तय करता है। स्टेटर कोर में एक डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच वाइंडिंग 3 फेज के लिए इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और जब इस तरह की स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में ऐसा 3 फेज करंट का एक्साइटेशन दिया जाता है जिनके मैग्नीट्यूड टाइम में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस रखते हैं। जैसे यहाँ एक करंट में फेज सीक्वेंस रेड येलो ब्लू ये बता रही है कि रेड येलो से 120 डिग्री फेज में आगे है और येलो ब्लू से 120 डिग्री आगे है और इस साइक्लिक ऑर्डर में ब्लू रेड से 120 डिग्री आगे है। ऐसी स्थिति में जब स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन भेजा जाता है तो यहाँ रोटर के चारों तरफ एयर गैप में एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसकी रोटेशन की स्पीड आरपीएम में सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ और मशीन में नंबर ऑफ पोल के साथ ये रिलेशन रखती है। यहाँ इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन डायरेक्शन टाइम में लीड करने वाला करंट एक्साइटेशन जिस फेज वाइंडिंग को दिया गया है उसके मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस से उस फेज वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस की तरफ होगी जो टाइम में लैग कर रहा है। अर्थात ये डायरेक्शन लीड से लैग की तरफ है। यहाँ ये रेड से येलो, येलो से ब्लू जो लीड लैग की हमारी फेज सीक्वेंस है उसके आधार पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पेस पोजीशंस में रेड, येलो और ब्लू फेज की वाइंडिंग को मैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की सप्लाई फेज सीक्वेंस 1, 2, 3 के क्रम में देता हूं तो मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लीडिंग फेज की एक्सिस से लैगिंग फेज की तरफ यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। और इसी मशीन में तीनों फेज वाइंडिंग की सप्लाई में एक फेज की सप्लाई तो पहले जैसे ही रखते हुए बाकी दोनों जो येलो और ब्लू फेज है इनकी सप्लाई को मैंने बदल देना है। और ऐसी स्थिति में जो इन फेज एक्सेस में लीड और लैग का ऑर्डर है वो बदल जाएगा। अब येलो ब्लू से लीड कर रहा है तो लीड से लैग की तरफ मेरी जो मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो उसी डायरेक्शन में मेरे मोटर का रोटर रोटेट होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं अगर हम किन्हीं 2 सप्लाई कनेक्शंस को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं या वाइंडिंग की सप्लाई में करंट की फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं। तो मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज होने से मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स हो जाएगी। एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को जिसका ये आउटर फ्रेम स्टेटर के 3 वाइंडिंग कनेक्शन को बता रहा है और बीच में ये स्क्वायर केज रोटर की इंडिकेशंस है, इसे एक 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से चलाते समय मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज या एमसीबी का इस्तेमाल किया गया है। और हम एक नो लोड पे मेक और ब्रेक के लिए आइसोलेटिंग स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। अब मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए 2 कॉन्टैक्टर सेपरेट इस्तेमाल किए गए हैं और कॉन्टैक्टर के बीच में मोटर की सप्लाई को फेज सीक्वेंस के साथ रिवर्स करके भेजने का प्रोविजन है। अगर मैं यहाँ मोटर के यू, वी और डब्ल्यू को रेड, येलो, ब्लू फेज सीक्वेंस की सप्लाई दे रहा हूं तो हमने रेड सप्लाई को तो यू टर्मिनल से सेम रखा, लेकिन वी और डब्ल्यू टर्मिनल के बीच में ब्लू और येलो सप्लाई के टर्मिनल्स को जैसा यहाँ फिगर में साफ दिख रहा है एक्सचेंज कर दिया है। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करता हूं तो ये मोटर के वी टर्मिनल को येलो सप्लाई दे रहा है और अगर मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करता हूं तो मैं पाता हूं कि मोटर के वी कंडक्टर को ब्लू फेज की सप्लाई मिल जाती है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर मोटर की सप्लाई में येलो और ब्लू फेज को आपस में अल्टरनेट करके सप्लाई की फेज सीक्वेंस को बदल के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल के मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को उल्टा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये सावधानी हमेशा बरत
बरतनी होगी कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ क्लोज होकर यहाँ ब्लू और येलो फेज में आपस में शॉर्ट सर्किट ना करवा दे। और उससे बचने के लिए मैं कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग परस्पर अंतः बंधन का इस्तेमाल करता हूं कि दोनों में से केवल एक कॉन्टेक्टर एक टाइम में एनर्जाइज हो सकता है। मोटर को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम एमसीबी या फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीबी आइसोलेटर और फास्ट मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों काम कर देगा। इसी मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। और ये एक ड्यूल स्टार्टर का सेटअप है जिसमें मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए दो सेपरेट कॉन्टेक्टर सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। और दोनों कॉन्टेक्टर में एक साथ एक्टिवेट होके सप्लाई शॉर्ट सर्किट नहीं हो जब हम फेज सीक्वेंस बदल रहे हैं और मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर रहे हैं, उससे बचाव के लिए इंटरलॉकिंग की गई है। और इस इंटरलॉकिंग के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग में यहाँ 15 और 16 टर्मिनल के बीच में कॉन्टेक्टर के जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उन्हें हमने दूसरे कॉन्टेक्टर की कॉइल के सर्किट में सीरीज में लगा दिया है। तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने वाला कॉन्टेक्टर अपनी एनर्जेटिक कंडीशंस में सप्लाई को मोटर से जोड़कर मोटर को रिवर्स रोटेट कर रहा है तो इसका नॉर्मल क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ ओपन कंडीशन में दूसरे कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जेटिक नहीं होने देगा। तो उसके थ्रू सप्लाई कनेक्ट नहीं होगी और किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। वहीं एक दूसरे प्रकार की मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में हम जो पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट एक साथ एक्टिवेट होता है। जरा पूरी डिटेल से इंटरलॉकिंग किस तरह से हम अचीव कर रहे हैं उसे समझते हैं। पहले समझते हैं कि मोटर की रोटेशन डायरेक्शन रिवर्स करते समय हमें इंटरलॉकिंग की क्या आवश्यकता है। हमने यहाँ 3 फेज सप्लाई को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और नो लोड मेक ब्रेक के आइसोलेटिंग स्विच के बाद कॉन्टेक्टर के थ्रू मोटर को देना है। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर यहाँ 1, 3, 5 कॉन्टेक्ट को जब 2, 4, 6 से जोड़ेगा तो हमारे U, V, W को रेस्पेक्टिवली रेड, येलो और ब्लू सप्लाइयां अवेलेबल हो जाएगी। वहीं अगर हम रिवर्स डायरेक्शन के रोटेशन के लिए मोटर को चलाना चाहते हैं तो हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को डी एनर्जाइज करके और रिवर्स कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेंगे। और रिवर्स कॉन्टेक्टर के 1, 3, 5 से जब सप्लाई 2, 4, 6 को होती हुई मोटर को मिलेगी तो मोटर के V और W टर्मिनल को येलो और ब्लू फेज एक्सचेंज होकर ब्लू और येलो के रूप में उल्टी फेज सीक्वेंस में मिलेंगे और मोटर उल्टा रोटेट करने लगेगी। लेकिन अगर एक्सीडेंटली फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के रन कंडीशन, क्लोज कंडीशन, एक्टिवेट कंडीशन में ही रिवर्स कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो येलो फेज यहां आ रहा है वो ब्लू फेज से शॉर्ट सर्किट बना लेगा। और ऐसी स्थिति में न केवल हमारे कॉन्टेक्टर एसोसिएट स्विच गियर्स में डैमेज होंगे बल्कि इलेक्ट्रिक फायर्स जैसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि हम इन दोनों कॉन्टेक्टर में इस तरह की इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करें कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ एक्टिवेट ना हो। फेज सीक्वेंस को अल्टर करके मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करने वाले इस पावर सर्किट में साफ समझ में आ रहा है कि जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर येलो फेज को यहाँ मैजेंटा लाइन की तरफ ला रहा है और रिवर्स कॉन्टेक्टर ब्लू लाइन को अगर इसी जगह पे ला देगा तो यहाँ येलो और ब्लू लाइनें आपस में शॉर्ट सर्किट करके एक्सीडेंट्स बना लेगी। और इस एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम मैकेनिकली जो हमारे ऑन करने वाले पुश बटन्स हैं उसमें ऐसा कोई प्रोविजन रख दें कि वो एक ऑन ऑपरेशन से कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट करते समय दूसरे कॉन्टेक्टर को डीएक्टिवेट कर ले। जरा जानते हैं कि इस तरह की इंटरलॉकिंग के लिए जो हमारे पुश बटन किस तरह के डिजाइन किए हुए होते हैं। मैकेनिकल पुश बटन इंटरलॉकिंग के लिए जो पुश बटन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे पुश बटन जिसमें NONC कॉन्टेक्ट एक कॉम्बिनेशन में है उसमें जब पुश का फोर्स लगाया जाता है तो हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज हो उससे पहले ही नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है। पुश बटन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में यहाँ नीले फ्रेम में जो नॉर्मली ओपन पुश बटन F और नॉर्मली क्लोज पुश बटन F डैश का ये जो कॉम्बिनेशन है वो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए कॉन्टेक्टर के थ्रू 3 फेज सप्लाई को मोटर से कनेक्ट करता है। वहीं ग्रीन फ्रेम में आया हुआ नॉर्मली ओपन पुश बटन R और नॉर्मली क्लोज पुश बटन R डैश का ये जो कॉम्बिनेशन है वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए कॉन्टेक्टर के थ्रू 3 फेज सप्लाई
को मोटर से कनेक्ट करता है। मान लेते हैं रिवर्स कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स के क्लोज होने पर इस शान हाईलाइट वाले पाथ से रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जेटिक है और अपने कॉन्टैक्टर के थ्रू पावर सप्लाई को मोटर से कनेक्ट करके मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ऐसी स्थिति में मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए जब हम F पुश बटन कॉम्बिनेशन जो नीले फ्रेम में दिखाया गया है उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ F के ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं पुश बटन के प्रेस करते ही ओपन हो जाएंगे और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल का करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कॉइल डी एनर्जाइज होने से कॉन्टैक्टर के थ्रू पावर सप्लाई का मोटर से कनेक्शन कट जाएगा। वहीं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल में करंट फ्लो होने से फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पावर सप्लाई को मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन वाली फेज सीक्वेंस से कनेक्ट कर देगा। रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल डी एनर्जाइज होने से उसके ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अपनी नॉर्मल ओपन पोजीशन में आ जाएंगे। वहीं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे वो क्लोज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर पुश बटन को रिलीज कर देते हैं और वो अपनी नॉर्मल ओपन और क्लोज पोजीशंस में आ जाएंगे तो भी रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल का कनेक्शन पूरा नहीं होगा और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल में करंट जारी रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी F1 कॉन्टैक्ट होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट की भांति काम करते हुए कॉइल के करंट को जारी रखेगा, भले ही पुश बटन नॉर्मल ओपन कंडीशन में ही क्यों ना आ गया हो। तो हम समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड रोटेशन के लिए ये नॉर्मली ओपन F और नॉर्मली क्लोज F पुश बटन कॉम्बिनेशन है वो एक साथ दोनों कॉन्टैक्टर कॉइल को एनर्जाइज नहीं करेगा। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर को डी एनर्जाइज पहले करेगा और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कनेक्शन को बाद में एनर्जाइज करेगा। इसी पुश बटन इंटरलॉकिंग में कल्पना करें कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल के एनर्जाइज होने से उसके जो नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज होकर होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का काम कर रहे हैं उसके मार्फत कॉइल में करंट जारी था और हम मोटर को फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए ऑपोजिट फेज सीक्वेंस की सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर के मार्फत रिवर्स कॉइल में करंट भेजकर शुरू करना चाहते हैं और सप्लाईज के बीच में दोनों कॉन्टैक्टर के एक साथ एनर्जाइज होने पर शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए हमने नीले फ्रेम में जो नॉर्मली ओपन पुश बटन R और नॉर्मली क्लोज पुश बटन R' का जो कॉम्बिनेशन है उसे प्रेस किया है और इस प्रेस एक्शन से ये नॉर्मली ओपन पुश बटन क्लोज होगा और ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन कनेक्शन ओपन होगा। तो हम पाएंगे कि पुश बटन की एक्शन से फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट इंटरप्ट हो जाएगा और इसका कॉन्टैक्टर मोटर की सप्लाई से कनेक्शन काट देगा। वहीं पुश बटन की एक्शन से रिवर्स कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा और न केवल इसके मेन पावर कॉन्टैक्ट ऑपोजिट फेज सीक्वेंस की सप्लाई को मोटर से कनेक्ट करके मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर देंगे, इसी कॉन्टैक्टर के ये ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट क्लोज होकर एक होल्डन कॉन्टैक्ट का काम पुश बटन के क्लोज कॉन्टैक्ट के पैरेलल में शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में रिवर्स कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट फ्लो पाथ होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट के मार्फत काम करता रहेगा। वहीं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल डी एनर्जाइज होने से इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नॉर्मल ओपन पोजीशन पे आने से पुश बटन के नॉर्मल R' के क्लोज होने पे भी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो का रास्ता नहीं बनेगा। तो हम पाते हैं कि हमारे ये जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन है पुश बटन के, वो दो में से एक कॉन्टैक्टर कॉइल में जब करंट शुरू करते हैं उससे पहले दूसरी कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट को अपनी पुश बटन एक्शन के नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट के ओपन होने से इंटरप्ट कर देते हैं ताकि दोनों कॉन्टैक्टर के एक साथ एनर्जाइज होने से जो पावर सप्लाई में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो सकता है वैसी दुर्घटनाएं रोकी जा सके। कुछ लोग मैकेनिकल पुश बटन से इंटरलॉकिंग को कम रिलायबल मानते हैं और वो इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से इंटरलॉकिंग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग मेथड में हम किसी एक कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट फ्लो पाथ में सीरीज में यहाँ दूसरे कॉन्टैक्टर कॉइल के 15 और 16 नंबर के बीच में जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं है, इनएक्टिव है और इससे पावर सप्लाई मोटर को नहीं जा रही है, तो ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होने के कारण दूसरे कॉन्टैक्टर को नॉर्मली ओपन पुश बटन को प्रेस करके कॉइल को करंट फ्लो बना के चालू किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दूसरा कॉन्टैक्टर एनर्जेटिक कंडीशन में है और ये पावर सप्लाई मोटर से यहाँ कनेक्ट है तो इस
इसके ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं वो यहाँ ओपन हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हम अगर दूसरे कॉन्टेक्टर के हरे पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तब भी इसकी कॉन्टेक्टर कॉइल का करंट फ्लो पाथ पूरा नहीं होगा और ये कॉन्टेक्टर दूसरे कॉन्टेक्टर के चलने की स्थिति में खुद के कनेक्शन को बना नहीं पाएगा। तो यहाँ जो सप्लाई के बीच में शॉर्ट सर्किट होने की कोई दुर्घटना हो सकती थी उसे हम इस तरह की ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग से रोक सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग में हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को दूसरी कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट फ्लो के सीरीज में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ हमने पीली हाईलाइट में दिखाया है। उसी तरह से रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसे हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट फ्लो पाथ के सीरीज में लगाया है, जैसे कि हम हरी हाईलाइट में यहाँ दिखा रहे हैं। कंट्रोल सर्किट में हम पाते हैं कि फॉरवर्ड या रिवर्स कॉन्टैक्टर में से कोई एक कॉन्टैक्टर के चालू होने की स्थिति में इन दोनों में से कोई एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओपन कंडीशन में होगा। तो एक कॉन्टैक्टर कॉइल अगर एनर्जेटिक है तो दूसरी कॉन्टैक्टर कॉइल का सर्किट पूरा नहीं होगा, तो दूसरा कॉन्टैक्टर किसी भी स्थिति में एनर्जाइज नहीं किया जा सकता। तो दोनों कॉन्टैक्टर के पीछे लाइनों के बीच में किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। जरा इस सारी प्रक्रिया को किस तरह से ये काम करती है समझते हैं। मान लेते हैं कि इस क्लोज पुश बटन को प्रेस करके हमने दोनों कॉन्टैक्टर कॉइल को डी एनर्जाइज करके मोटर को बंद कर रखा है और ऐसी स्थिति में इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम में ये दोनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट अपनी नॉर्मल क्लोज कंडीशंस में है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता हूं और उसके कॉन्टैक्ट यहां क्लोज होते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट जाने से फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होकर सप्लाई को मोटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने वाली स्थिति में ले आएगा और ऐसी स्थिति में कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन F1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और नॉर्मल क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट F2 ओपन हो जाएगा और मोटर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट के कारण फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनर्जेटिक कंडीशंस में सप्लाई को मोटर से कनेक्ट रखेगी। भले ही हमारा फॉरवर्ड ऑपरेशन का पुश बटन हमने रिलैक्स कर दिया है क्योंकि कॉइल को होल्ड ऑन के बाईपास से करंट पाथ मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करके मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने की कोशिश भी करेंगे तो रिवर्स कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट फ्लो पाथ पूरा नहीं होगा क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमेशा ओपन कंडीशन में रहेगा। तो हमें दोनों कॉन्टैक्टर के एक साथ चलने से जो शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाएं हो सकती थी उससे बचाव मिल जाएगा। अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के मदद से पावर सप्लाई के फॉरवर्ड फेज सीक्वेंस के रोटेशन के हिसाब से मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी और हम अगर इस मोटर को रिवर्स रोटेट करना चाहते हैं तो हमें पहले फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल को डी एनर्जाइज करना होगा और इस काम के लिए हम मेन सर्किट में रेड कलर का हमारा नॉर्मली क्लोज पुश बटन है इसे प्रेस करेंगे। नॉर्मली क्लोज पुश बटन को प्रेस करने पे जब वो ओपन होगा तो हमारी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट इंटरप्ट हो जाएगा और कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज होकर मोटर का सप्लाई से कनेक्शन टूट जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। साथ ही साथ फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं F1 और F2 ये अपनी नॉर्मल F1 ओपन और F2 क्लोज पोजीशंस में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम पुश बटन पे प्रेशर रिलीज भी कर दें, पुश बटन वापस क्लोज कंडीशन में भी आ जाए, तब भी हमारी किसी भी कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि हम रेस्पेक्टिव ग्रीन पुश बटन ना प्रेस करें। और अगर हम रिवर्स रोटेशन के लिए इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इसके कॉन्टैक्टर कॉइल में जो इंटरलॉकिंग वाला कॉन्टैक्ट था वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के डी एनर्जाइज स्टेट में क्लोज कंडीशन में है और पुश बटन के क्लोज करने से कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उसके ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं R1 क्लोज और R2 ओपन हो जाएंगे और हमारा जो R1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो एक होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का काम करते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट को जारी रखेगा। भले ही रिवर्स रोटेशन के लिए जो हमने हरा पुश बटन R प्रेस किया था वो वापस अपनी नॉर्मल ओपन पोजीशन में ही क्यों ना आ गया हो। ऐसी स्थिति में कॉन्टैक्टर R का ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओपन कंडीशंस में है तो अगर हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को भी प्रेस करें तब भी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगा। तो दोनों कॉन्टैक्टर का एक साथ एनर्जाइज होने पर कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड्स में लाइन का शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो बच जाएगा। तो हमारे सारे स्विच गियर सेफ रहेंगे और किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से फायर जैसी इंसिडेंट्स भी नहीं होगी। अनेक बार हम ज्यादा सेफ और सिक्योर रिलायबल इंटरलॉकिंग ऑपरेशंस
रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नीले रंग के ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर प्रेस किया जाएगा तो वो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल ए में करंट शुरू करे उससे पहले रिवर्स कॉन्टेक्टर कॉइल बी को डी एनर्जाइज करेगा। इसी तरह से ये रेड कलर में नॉर्मली ओपन पुश बटन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर प्रेस किया जाएगा तो हमारा रिवर्स रोटेशन वाली कॉन्टेक्टर कॉइल एनर्जाइज हो उससे पहले दूसरी कॉन्टेक्टर कॉइल अगर वो एनर्जाइज भी है तो डिस्कनेक्ट डी एनर्जाइज हो जाएगी और ऐसी स्थिति में दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ कभी काम नहीं करेंगे। इसी स्थिति में हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो रिवर्स कॉन्टेक्टर कॉइल के सीरीज में लगा रहे हैं, तो अगर कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड कंडीशंस में रोटेशंस बना रहा है तो हम चाहकर भी दूसरी कॉन्टेक्टर कॉइल को एनर्जाइज करके दूसरे कॉन्टेक्टर को क्लोज नहीं कर सकते। इसी तरह से इस कॉइल का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पहली कॉइल के सीरीज में क्लोज कंडीशन पे है, तो अगर कॉन्टेक्टर कॉइल बी एनर्जाइज है तो हमारा ये R2 कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में कॉन्टेक्टर कॉइल ए को एनर्जाइज नहीं होने देगा। तो यहाँ हमने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग और नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज पुश बटन का जो कॉम्बिनेशन की मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है दोनों का इस्तेमाल कर दिया है। आशा है कि आज के इस वीडियो लेसन से आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन, सप्लाई के फेज सीक्वेंस, 2 सप्लाई लाइन के कनेक्शंस को इंटरचेंज करके किस तरह से करते हैं और कंट्रोल डायग्राम में इंटरलॉकिंग से दोनों कॉन्टेक्टर के एक साथ एनर्जाइज होने से जो शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनसे बचाव की इंटरलॉकिंग के बारे में भी सारी समझ बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट्स को और ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और दूसरी प्लेलिस्ट से भी आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे नए काम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पुनः धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो स्टडी के साथ।